नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 10 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला है लीड आईटी। इसका मतलब क्या हुआ? लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन या उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ साइबर सुरक्षा मानकों को अपनाने की एक पहल है। तो यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन उन देशों और कंपनियों को एक मंच पर लाता है जो उद्योगों की तरफ से 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो यहाँ पर यह कथन असत्य हो जाता है। दूसरा है, इसे वर्ष 2019 में विश्व आर्थिक मंच के साथ भारत और स्वीडन द्वारा लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर यह कथन सत्य हो जाता है। अतः आंसर केवल 2 होगा, यानी उत्तर बी होगा। तो यह पीआईबी में आई हुई खबर है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योग क्षेत्र में कम कार्बन विकास मार्ग को चलाने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। यह हमारे देश के मंत्री हैं, जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा है। तो वैश्विक लीड यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पहल में शामिल होने के लिए भारी उद्योग क्षेत्र की अधिक कंपनियों का आह्वान किया गया है। तो यह पीआईबी में है। तो ग्लासगो में कोप 26 के मौके पर लीड यानी उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह शिखर सम्मेलन 2021 भारत और स्वीडन की अध्यक्षता में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। तो उद्योग क्षेत्र का एक साथ कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 30% का योगदान करते हैं और इस प्रकार पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योग क्षेत्र में निम्न कार्बन विकास मार्गों को चलाने के प्रयास महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरह से इस पहल के माध्यम से विशेष रूप से आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट और कंक्रीट, पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक, ईंटें, भारी शुल्क वाले परिवहन आदि जैसे कठिन क्षेत्रों में कम कार्बन संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए यह एक स्वैच्छिक पहल है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रिया और इथोपिया जैसे नए देश और इसकांसा, हिडलबर्ग सीमेंट और साल्जिगिटर सहित कंपनियां पहल में शामिल हो गई हैं और यह आवश्यक है कि भारी उद्योगों की अधिक कंपनियां वैश्विक पहल में शामिल हों। तो इस तरह से पर्यावरण मंत्री ने वैश्विक निम्न कार्बन उद्योग संक्रमण में महत्वपूर्ण अंतराल का उल्लेख किया और उद्योग को वैकल्पिक फीड स्टॉक के स्तर के साथ साथ प्रक्रिया से संबंधित उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, जो विकासशील देशों में चुनौतीपूर्ण है और जो अभी तक अधिकांश निर्मित संरचना का निर्माण, यानी अभी विकासशील देश तो वह अपने विकास की चरम सीमा पर अभी पहुंचे ही नहीं है, ऐसे में वह कैसे इससे, यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण है। तो इन सब बातों का भी इसमें जिक्र किया गया और इसमें विकसित देशों को आगे आने के लिए कहा गया। तो बैठक की सह अध्यक्षता वहां के स्वीडन के पर्यावरण मंत्री और उप प्रधानमंत्री श्री पेर बोलुंड ने की, जिन्होंने लीड आईटी समूह में नए सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि उद्योग शुद्ध शून्य लक्ष्य, पेरिस समझौते के लक्ष्य की प्राप्ति और नए और हरित अवसरों के निर्माण की उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यह महत्वपूर्ण खबर है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत ने हाल ही में किस शहर में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का आयोजन किया था? नई दिल्ली, वाराणसी, ग्लासगो या ओसाका? तो यहां पर उत्तर होगा ग्लासगो में। तो इसमें जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कोप 26 के बीच
ग्लासगो में गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। तो यह भी जो खबर है पीआईबी से लिया है। तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एवं श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 8 नवंबर 2021 को सिटी ऑफ ग्लासगो कॉलेज, जो कि स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान है, में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, सी गंगा और भारत के उच्च आयोग द्वारा प्रदर्शित गंगा कनेक्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। तो गंगा कनेक्ट एक वैश्विक प्रदर्शनी है जो नदी बेसिन के कई पहलुओं का प्रदर्शित करेगी और इच्छुक पक्षों से जुड़ेगी। और यह परियोजना गंगा और उसके पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित और सुरक्षित रखने और नदी बेसिन के बारे में व्यापक जागरूकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो गंगा नदी जो प्रदर्शनी है, इसमें पारिस्थितिक तंत्र के आकार, परिमाण और जटिलता की स्पष्ट गहरी समझ प्रदान करती है। तो गंगा कनेक्ट ग्लासगो में शुरू हो गया है और कार्डिफ, बर्मिंघम, ऑक्सफोर्ड सहित यूके के विभिन्न शहरों में आयोजित होकर इस महीने के अंत में लंदन में यह समाप्त होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के किस प्रावधान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो यह अनुच्छेद 39A के तहत जो है सभी को न्याय उपलब्ध कराया जा सके। यह भी पीआईबी में ही आई हुई खबर है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा दिवस मनाया है। तो यह उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में विधिक सेवा दिवस मनाया गया और इस अवसर पर iOS मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। और इसमें जो है नालसा के मुख्य संरक्षक और भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है? तो यह जो है सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम ही है कि कानूनी सहायता कार्यक्रम लागू करना, उन लोगों को सहायता जो कि सक्षम नहीं है, उसका मूल्यांकन एवं निगरानी करना, साथ ही इस अधिनियम के अंतर्गत कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराना भी इसी का काम है। तो इस तरह से यह प्रत्येक राज्य में एक राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति भी गठित की गई है। जिला कानूनी सहायता प्राधिकरण और तालुका कानूनी सेवा समितियां जिला और तालुका स्तर पर बनाई गई हैं। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के प्रतिमान के बारे में बताता है। तो उसी आधार पर वहां उत्तर बी होगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। भारत और इजराइल ने हाल ही में किसे बढ़ावा देने के लिए एक द्विपक्षीय नवाचार समझौता किया है? तो दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों का विकास, यहीं पहले से ही मिल जाता है। अगली पीढ़ी के कोविड-19 टीकों का विकास यह नहीं है। कृषि और सिंचाई में नवाचार नहीं है। साइबर सुरक्षा उपकरणों की तैनाती ये भी नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया है उत्तर ए होगा। तो आइए इसको भी देखते हैं। ये भी पीआईबी में आई हुई खबर है। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय ने दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें प्रमुख बिंदुओं में दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए दोनों देशों के स्टार्टअप्स और MSME में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। ड्रोनों, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्र में अगली पीढ़ी की तकनीकों और उत्पादों को लाने के लिए स्टार्टअप्स और उद्योग काम करेंगे। DRDO और इजराइल के DDR&D द्वारा विकास के लिए संयुक्त रूप से वित्त पोषण के प्रयास भी किए गए थे। यह तीन इसके प्रमुख बिंदु हैं जिस पर यह समझौता हुआ है। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग पूर्व में आया हुआ प्रश्न यानी 2019 में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महात्मा गांधी गिरमिटिया मजदूरी प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में
महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। यह कथन असत्य है। महात्मा गांधी ने समर्थन किया था और भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर 1 और 3 होगा, उत्तर बी होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं गांधी जी गिरमिटिया श्रम प्रणाली उन्मूलन में सहायक थे। गिरमिटिया शब्द का अंग्रेजी के शब्द एग्रीमेंट का अपभ्रंश है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों को गुलाम बनाने के बाद अंग्रेजों को मजदूरों की जरूरत हुई, तो अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाद जैसे देशों में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों ने अविभाजित भारत से मजदूरों को गुलाम बनाकर उन देशों में भेजना शुरू किया। यानी यही कारण है कि मॉरिशस और भारत के संबंध आज नहीं, बहुत पुराने हैं। तो गिरमिटिया प्रथा अंग्रेजों द्वारा 1834 से आरंभ में शुरू की गई और इसे 1917 में निषिद्ध घोषित किया गया। तो इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से अभियान शुरू किया था और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने गांधी को एक युद्ध सम्मेलन में, यानी जो विश्व युद्ध प्रथम चल रहा था, उसमें आमंत्रित किया था, जिसमें महात्मा गांधी सहमत हो गए। और हालांकि ब्रिटिश साम्राज्य का विश्वास हासिल करने के लिए गांधी प्रथम विश्व युद्ध के लिए सेना में लोगों को भर्ती करने के लिए भी आग्रह किया। इसीलिए महात्मा गांधी को अंग्रेजों का सार्जेंट भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने वायसराय को लिखा था कि किसी को भी ना तो मारेंगे ना ही घायल करेंगे, फिर चाहे वह दोस्त हो या दुश्मन हो। और तो इस तरह से यह दूसरा कथन सही था, लेकिन उसमें था कि नहीं था, तो ये शामिल हुए थे। और तीसरा है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने निवास से प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया था, जिसमें 1882 नामक अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था और उन्होंने नमक कानून तोड़ा। भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून को तोड़ने के परिणाम स्वरूप 1932 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को औपनिवेशिक शासकों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन सबमरीन। कल भी हमने चर्चा की थी। प्रोजेक्ट 75 है क्या? हालांकि 1997 में ही इसकी संस्तुति की गई थी, लेकिन 2 साल लेट होने की वजह से 1999 में यह शुरू किया गया। 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण परियोजना थी, जिसे 2030 तक स्वदेशी रूप से 24 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण शामिल था और 2007 में स्वीकृत परियोजना इसे 75 यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जो कि P75 का ही विस्तार है, 2007 में किया गया था। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन वर्ग पर आधारित कलवरी श्रेणी की 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण MDL यानी मझगांव डाक लिमिटेड में किया जा रहा है और तीसरी पनडुब्बी INS करंज मार्च 2021 में कमीशन की गई थी। तो इस तरह से इन सभी पनडुब्बियों का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत किए जाने की उम्मीद है। तो इस तरह से जो PIB में आई हुई खबर है, तो भारतीय नौसेना को चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वेला, इसका नाम रखा गया है, क्या है, वेला, सौंपी गई। तो यह भी स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बननी हैं और इन पनडुब्बियों का निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई के मझगांव डक यार्ड में किया जा रहा है। तो यह इसकी शुरुआत 6 मई 2019 से ही हुई थी। इसने बंदरगाह और समुद्र में सभी सैन्य परीक्षणों को सफलतापूर्वक पास किया और इस श्रेणी की 3 पनडुब्बियां पहले से ही सेना में तैनात हैं, जो कि बताया था मार्च में ही तीसरी करंज नाम था और यह पनडुब्बी मेक इन इंडिया के तहत इसे तैयार किया गया। इसकी खासियत जो महत्वपूर्ण है कि यह दुश्मन को ढूंढकर उस पर सटीक निशाना लगा सकती है। INS वेला स्टेल्थ और एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन समेत कई तरह की तकनीकों से लैस है, जिससे इसका पता लगाने दुश्मनों के लिए आसान नहीं होगा और युद्ध की स्थिति में वेला पनडुब्बी हर तरह की अड़चनों से सुरक्षित और बड़ी आसानी से दुश्मनों को चकमा देकर बाहर निकल सकती है। तो यह सब इसकी विशेषताएं हैं, इसे जरूर देखिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी यह अंक आपको समझ में आएगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।